नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एकेडमी ऑफ स्वामी ब्रह्मानंद जी ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, नए वर्ष की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, आज हम जनरल एग्रीकल्चर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर के विषय में जानकारी लेंगे और उनके डिटेल्स भी देने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, गन्ना में रेटून स्टंटिंग का कारण है जीवाणु, विषाणु, फफूंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? विषाणु। याद रखिएगा। गन्ना में डिटेल देखते हैं। गन्ना में रेटून स्टनिंग बीमारी गन्ने की पेड़ी फसल में देखने को मिलती है, जो वायरस विषाणु द्वारा होती है। याद रखिएगा, यह बीमारी कोर्निफॉर्म बैक्टीरियम द्वारा दूर की जा सकती है। इसका रोकथाम के लिए गर्म जल का उपचार 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घंटे करते हैं व रोगरोधी किस्म की बुवाई करनी चाहिए। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैविक खेती के घटक हैं कार्बनिक, जैविक कीटनाशी, जैव उर्वरक या उपरोक्त में से सभी। तो इसमें से जो जैविक खेती के घटक हैं, मुख्य घटक हैं, वो कार्बनिक खादें भी होती हैं, जैव कीटनाशी भी होती हैं और जैव उर्वरक भी होते हैं। यानी आलाप दी, यानी उत्तर सभी उपरोक्त जो सभी दिए गए हैं, इनमें आंसर ये हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी प्रकार का रसायन नहीं प्रयोग किया जाता, जैसे उर्वरक, कीटनाशी, हार्मोन्स इत्यादि। इसके स्थान पर जैविक खादें, जैविक उर्वरक, जैव कीटनाशी का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएस 120 उपास, यानी उपास 120 एक किस्म है किसकी? गेहूं की, चने की, उड़द की या अरहर की। तो जो उपास 120 किस्म है वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरहर की किस्म है। याद रखिएगा। उपास यह अरहर की बहुत ही शीघ्र 120 दिन में पकने वाली अगेती किस्म होती है। पौधे मध्यम ऊंचाई के कम फैलते हैं। प्रति हेक्टेयर 16 से 20 कुंटल उपज प्राप्त होती है। याद रखिएगा। और दिसंबर तक इसकी कटाई करके गेहूं की बुवाई इस खेत में कर सकते हैं। यह प्रजाति उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक सिंचाई उपलब्ध होने की स्थिति में गेहूं की फसल की सिंचाई करनी चाहिए कल्ले वाली अवस्था में, फूल बनने की अवस्था में, ताजमूल जड़ की अवस्था में, सियाराई स्टेज पर या फिर दूध बनने की अवस्था में। ये याद रखिएगा। तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एक सिंचाई उपलब्ध है और गेहूं की फसल में देनी है, तो हम सिंचाई करते हैं ताजमूल या जड़ की अवस्था में, यानी सियाराई स्टेज पर देते हैं प्रथम अवस्था पर। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। गेहूँ में एक सिंचाई उपलब्ध होने पर सियाराई, क्राउन रूट इनिटिएशन, ताजमूल जड़ 21 डेज पर करनी चाहिए। याद रखिए। 2 सिंचाई उपलब्ध होने पर सियाराई स्टेज एवं पुष्पन अवस्था पर करनी चाहिए। अगर 3 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं तो सियाराई स्टेज, गाढ़ बनते समय एवं दुग्धावस्था पर करनी चाहिए, मिल्किंग स्टेज पर करनी चाहिए। याद रखिएगा। तीनों सिंचाइयों के बारे में आपको फुल डिटेल जानकारी दे दी गई है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कौन से प्रदेश में केले की सर्वाधिक पैदावार होती है? तमिलनाडु हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, या पंजाब हो गया, या फिर हरियाणा हो गया। तो जो केले की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में प्रदेश में प्राप्त होती है। याद रखिएगा। जो इसमें से केले की पैदावार में 5 प्रमुख राज्य कौन कौन से? तमिलनाडु हो गया फर्स्ट स्थान पर, दूसरा हो गया गुजरात, आपका तीसरा महाराष्ट्र हो जाता है, चौथा आंध्र प्रदेश, पाँचवां कर्नाटक हो जाता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, बैगन, सफ़ेद बैगन किस रोग निवारक के लिए उपयोगी है? मधुमेह, कैंसर, चर्म रोगी या दिल की बीमारी के लिए? जो भी सफ़ेद बैगन है वो ओनली मधुमेह रोग के लिए उपयोगी होता है। ये याद रखिएगा आप लोग। बैगन में का अच्छा औषधि गुण भी पाए जाते हैं। यह भूख बढ़ाने वाला, हृदय, बाल्याकारक, वात एवं कफ के लिए भी लाभप्रद होता है। सफ़ेद बैगन की सब्जी मधुमेह, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी अत्यंत लाभप्रद पाई जाती है। बैगन के बीज दुग्धावर्धक होते हैं
दांत के दर्द में सीख से गोदकर तिल के तेल में तला हुआ बैगन खाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति है। जो भी मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति अर्का लोहित, पूसा ज्वाला या पूसा सदाबहार या पंत सी। तो जो मिर्च की बहुवर्षीय प्रजाति है वो है आपकी सी, ऑप्शन नंबर सी, पूसा सदाबहार। पूसा सदाबहार मिर्च की 12मासी बहुवर्षीय किस्म है। यह किस्म वर्ष में 2 से 3 फसलें देती है। पकी फलियां चमकीली लाल रंग की होती हैं। यह पर्णकुंचन मोजैक वायरस की प्रतिरोधी किस्म है। प्रति हेक्टेयर 15 से 20 कुंटल सूखी मिर्च प्राप्त हो जाती है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किसके द्वारा करेला में कड़वापन होता है? कैप्सेसिन, क्वेरेसिटिन या मेमोडिकोसिन या इनमें से कोई नहीं। जो भी करेले में कड़वापन होता है वो होता है आपका सी, मेमोडिकोसिन के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। इसके बारे में देखते हैं। और जो मूली में तीखापन होता है आइसोसाइनेट के कारण होता है। जो मूली में तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण होता है। और जो मिर्च में चरपराहट होती है कैप्सेसिन के कारण होती है। प्याज में पीला रंग क्वेरेसिटिन के कारण होती है। करेले में मेमोडिकोसिन के कारण होती है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म का फल नाशपाती के आकार का होता है? जो भी टमाटर का फल है वो भी कौन सी किस्म है? पंतबहार हो जाएगी या फिर हिसार लालिमा हो जाएगी या पूसा रोबी हो जाएगी या पंजाब छुआरा हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब छुआरा। पंजाब छुआरा EC 55055 इंटू पंजाब ट्रोपिस का जब क्रॉस कराया गया तो पंजाब छुआरा एक प्रजाति निकली। टमाटर की किस्म है। इसके फल नाशपाती के आकार के बीज रहित समान रंग वाले जिनकी दीवार मोटी ठोस होते हैं। यह किस्म संसाधन हेतु दूरस्थ बाजार में विपणन हेतु उपयुक्त रहती है। इसे पंजाब उत्तर प्रदेश में उगाने की सिफारिश की गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ या वाराणसी या पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। जो IIVR है, इंडियन इंस्टीट्यूट वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है, याद रखिएगा। IIPR कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट पल्स रिसर्च, IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली। और जो इसका अगला दिया गया है IISR, जो IISR है वो आपका लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गेंदा की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होनी चाहिए? गेंदा की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए? 2 किलोग्राम गेंदा की बीज दर होना चाहिए, याद रखिए। गेंदा की बीज दर, गेंदा की 1 हेक्टेयर के लिए पौध तैयार करने के लिए 300 से 450 ग्राम बीज पर्याप्त होता है। मैदानी भागों में इसकी खेती सीधे बीज द्वारा अक्टूबर माह में की जाती है। सीधे बुआई के लिए 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी ग्लेडियोलस की प्रजाति है? इसमें से जो ग्लेडियोलस की प्रजाति है, इसमें से सभी ग्लेडियोलस की प्रजाति हैं, याद रखिए। गजल हो गई, ज्वाला हो गई, प्रदर्शनी हो गई। ग्लेडियोलस की प्रजाति निम्न है। कौन सी? ज्वाला। यह प्रजाति NBRI लखनऊ द्वारा निकाली गई है। स्पाइक की लंबाई 65 सेंटीमीटर। एक स्पाइक में 14 से 18 फ्लोरेट्स होते हैं, याद रखिएगा। और जो गजल प्रजाति है यह किस्म भी NBRI लखनऊ से विकसित की गई है। NBRI लखनऊ से अन्य विकसित किस्में मनीषा, मनहर, अर्चना, मनोहर, मोहिनी, मुक्ता, पीताम्बर, त्रिलोकी इत्यादि। और IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर से विकसित की गई किस्में आरती, अप्सरा, मीरा, पूनम, सपना और शोभा इत्यादि ये प्रजातियां विकसित की गई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भिंडी में सबसे बहुत गंभीर रोग कौन सा होता है? जो भिंडी में सबसे गंभीर रोग होता है वो है आपका पीला सिरा मोजैक वायरस, येलो वेन मोजैक वायरस। भिंडी की सबसे प्रमुख गंभीर पीला सिरा मोजैक बीमारी है। इस रोग का संचालन सफ़ेद मक्खी द्वारा किया जाता है। यह रोग वायरस द्वारा होता है। पत्तियों की नसें पीली पड़ जाती हैं, पौधा बौना रह जाता है, फल निर्माण प्रभावित होता है, फल छोटे व
कुरूप अत्यंत कठोर हो जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर CISH केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ में है आपका, और IISR लखनऊ में है, याद रखिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च लखनऊ में है। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज NBFGR लखनऊ में है स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन प्रतिशत लगभग होता है। जो गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है तो 95% प्रोटीन पाई जाती है। रासायनिक गुणसूत्र DNA के तथा एक विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र में RNA और लिपिड भी होते हैं। गुणसूत्र में उपस्थित कुल प्रोटीन का 95% हिस्टोन प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन ही होता है, याद रखिएगा। गुणसूत्र शब्द वाल्डेयर ने दिया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग, आता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल ने मटर में कुल कितने लक्षण का वंशगत किया था। मेंडल ने मटर पर कुल 7 लक्षणों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं डिटेल में। मेंडल ने मटर में कुल 7 लक्षणों की वंशगत प्राप्त की अध्ययन किया था। ये लक्षण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला सीड शेप हो गया, सी शेप, और सीड कलर हो गया, फ्लावर कलर हो गया, पोड शेप हो गया, फ्लावर एंड पोड पोजीशन हो गया, स्टीम लेंथ हो गया, ये याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस दलहनी फसल में पहली संकर प्रजाति विकसित की गई। मटर में, अरहर में, चना में या मूंग में, जो भी ये दलहन फसल प्रजाति है, पहली संकर प्रजाति अरहर में विकसित की गई थी, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट इसके डिटेल बारे में देखते हैं। जो भी भारत में दलहन फसल में अरहर की पहली संकर प्रजाति ICPH 8 इक्रीसेट आंध्र प्रदेश द्वारा विकसित की गई है, याद रखिएगा। ICPH कहाँ से विकसित की गई थी, इक्रीसेट आंध्र प्रदेश द्वारा। इसकी परिपक्वता 115 से 170 दिन में हो जाती है। इसकी उपज 14.22 से लेकर 28.51 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संकर प्रजाति विकसित करने में नर बंधता लाइन को प्रदर्शित करती है। R लाइन, C लाइन या B लाइन या A लाइन। जो नरबंध प्रदर्शित करता है वो आपका A लाइन प्रदर्शित करता है, ये याद रखिएगा। संकर प्रजाति विकसित करने में पंक्ति का इस्तेमाल किया जाता है। पंक्ति, अलग अलग पंक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से A लाइन जो होती है मेल स्टाइल लाइन होती है, जो B लाइन होती है लाइन मेंटेनर लाइन होती है, जो R लाइन होती है वो लाइन रिस्टोरर लाइन होती है, याद रखिए। संकर बीज उत्पादन में A×R लाइन का क्रॉस करते हैं, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संकर प्रजाति में A×R लाइन का रिस्टोरर लाइन का क्रॉस करते हैं, ये याद रखिएगा। जो इक्रीसेट किस देश में स्थित है। जो इक्रीसेट है वो आपका भारत में स्थित है, याद रखिए। इक्रीसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिकल्स, पट्टनचेरी, हैदराबाद, इंडिया में स्थित है। IITA इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, नाइजीरिया में स्थित है, याद रखिएगा। और आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, रोम, इटली में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। मूंगफली, अलसी, मक्का, धान। इनमें से जो खरीफ फसल नहीं है वो अलसी है आपका, ये रबी क्रॉप्स की फसल है। जो खरीफ क्रॉप्स की फसलें होती हैं वो निम्न प्रकार की हैं। पहला खरीफ क्रॉप्स की फसलें क्या हैं आपका, धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंगफली हो गई, तिल हो गई, कपास हो गई, अरंडी हो गई, सनई हो गई, जूट हो गई, ग्वार हो गया इत्यादि। और अभी की फसलें जो हैं गेहूँ हो गई, जौ, चना, सरसों, जई, बरसीम, मसूर, अलसी और तम्बाकू, चुकंदर इत्यादि। जो जायद की फसलें होती हैं वो ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, मूंग, कद्दू, तोरई इत्यादि, ये फसलें आदि अलग अलग प्रकार की होती हैं हॉर्टिकल्चर वाली फसलें, याद रखिएगा। प्रेरित और उत्परिवर्तनों का फसल सुधार में उपयोग कहलाता है। बहुगुणता प्रजनन, संकरोच प्रजनन, उत्परिवर्तन प्रजनन या मॉलिक्यूलर प्रजनन। जो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन प्रजनन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। उत्परिवर्तन म्यूटेजेंस के उपयोग से किसी जीव में उत्परिवर्तन के प्रेरण म्यूटेजन इंडक्शन को म्यूटेजेंस कहते हैं। इस प्रकार के प्रेरित उत्परिवर्तनों इंड्यूस्ड म्यूटेजन का पादप प्रजनन का या फसल सुधार में उपयोग उत्परिवर्तन प्रजनन कहलाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। म्यूटेशन नाम किसने दिया था।
म्यूटेशन नाम जो है वो डी ब्रीज ने दिया था, याद रखिएगा। आनुवंशिकता में आकस्मिक परिवर्तन जो दृश्य रूप को प्रभावित करते हों तथा जिनकी विसंयोजन एवं पुनः संयोजन द्वारा वर्णन न किया जा सके और परिवर्तन कहलाता है। अर्थात ऐसे आकस्मिक परिवर्तन जो पीढ़ी दर पीढ़ी ज्यों का त्यों स्थानांतरित होते रहते हैं उत्परिवर्तन कहलाते हैं। उत्परिवर्तन शब्द सर्वप्रथम ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था 1900 ईस्वी ईसा पूर्व। लक्षण प्ररूपी परिवर्तन के लिए किया जाता है, वंशागत थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। सल्फोसल्फ्यूरान किस फसल में एक प्रभावशाली तृणनाशक होता है? जो आपका सल्फोसल्फ्यूरान होता है वो गेहूं के लिए तृणनाशी का कार्य करता है, याद रखिएगा आप लोग। जो सल्फोसल्फ्यूरान है खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 75 WG की 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर प्रयोग की जाती है, 600 से 800 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से। इसका घोल 32 से 35 दिन पर प्रयोग करना चाहिए। गेहूं का खरपतवार गेहूं सा फैलेस माइनर आइसोप्रोट्यूरान के प्रति सहनशील हो चुका है, जिसके कारण सल्फोसल्फ्यूरान की संतुष्टि की गई है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। मक्का अरहर सहफसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवारनाशी है। जो आपका पेंडामेथिलिन होता है वो आपका मक्का और प्लस अरहर सहफसली पद्धति के लिए सुरक्षित खरपतवारनाशी होता है, याद रखिएगा। मक्का प्लस अरहर फसली के लिए 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सक्रिय तत्व का इस्तेमाल करते हैं 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? क्रोमोसोम शब्द जो है वो वाल्डेयर ने 1888 में दिया था, याद रखिए। क्रोमोसोम शब्द वाल्डेयर ने दिया था। प्रोटोप्लाज्म प्रोकेनिया ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द सीबेंडर ने दिया था। सेंट्रोसोम डी डुबे ने 1955 में दिया था, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, गुणसूत्र संरचना निम्न में से किसके द्वारा बदल जाती है? विस्थापन, द्विगुणन, न्यूनता या उपरोक्त सभी में से। जो इसका गुणसूत्र संरचना है वो विस्थापन के द्वारा भी, द्विगुणन के द्वारा भी और न्यूनता के दौरान इसका बदल जाता है, संरचना बदल जाती है, याद रखिए। जो गुणसूत्र की संरचना है, न्यूनता डिलेशन, डुप्लीकेशन, व्युत्क्रम, इनवर्जन, स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन इन क्रियाओं से बदल जाती है, जैसे गुणसूत्र क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है प्राप्त करने के लिए, यानी गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए या अधिक उपज के लिए, बड़े केंद्र के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी जो भी आलू की पत्तियों की कटाई की जाती है वो क्या होता है? गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी इसका दिया गया है डिटेल्स, बीज के उद्देश्य से उगाई गई आलू की फसल में जब पत्तियाँ पीली होकर सूख जाती हैं तो भूमि से ऊपर हाइलम्स को काट देते हैं तथा 15 दिन बाद जब कंद का छिलका मजबूत हो जाने पर खुदाई करते हैं, जिससे गुणवत्तावत बीज प्राप्त होते हैं। कृषि प्रति याद रखिएगा आप लोग। और जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, संकर ओज का अधिकतम दोहन किसके द्वारा रूप में होता है? किसके रूप में होता है? जो संकर ओज का अधिकतम दोहन यानी सबसे ज़्यादा यूज होता है वो किसके द्वारा? संश्लिष्ट किस्म के द्वारा, संकर किस्म के द्वारा या मिश्रित किस्म के द्वारा, ये बहुरेखित के द्वारा होता है। जो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा संकर किस्मों के द्वारा ही होता है। जब दो अनुवांशिक भिन्न युग्मक में संकरण के लिए फल स्वरूप उत्पन्न एवं संकर प्रजाति संतति प्रायः आकार, उपज, अन्य किसी एक या अधिक शारीरिक लक्षणों में अपने दोनों जनकों से उत्कृष्ट होती हैं तो इस दशा को संकर ओज कहते हैं। G.H. सल ने 1914 में संकर ओज के लिए हेट्रोसिस शब्द का प्रयोग किया था, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उन्नत प्रजाति का प्रारंभिक बीज कहलाता है। जो इसका उन्नत प्रजाति को तो नाभिकीय सीड कहलाता है, यानी न्यूक्लियर सीड कहलाता है। ऐसे बीज प्लांट ब्रीडर के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, याद रखिएगा। चूँकि यह मूल बीज होता है इसलिए इसे न्यूक्लियर सीड बोलते हैं। ऐसे बीज का भौतिक आनुवंशिक शुद्धता 100% होती है, याद रखिएगा आप लोग। जो नाभिकीय बीज से प्राप्त तथा प्रजनन बीज से आधारी बीज तैयार किया जाता है, याद रखिए। नाभिकीय बीज से क्या होता है? प्रजनन बीज तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बीज जीवता परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? टेट्राजोलियम परीक्षण, प्रथम काउंट परीक्षण या ग्रो आउट परीक्षण, इनमें से कोई नहीं। जो बीज जीवता परीक्षण किया जाता है वो टेट्राजोलियम परीक्षण के द्वारा ही किया जाता है। यह परीक्षण 2, 3, 5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड और ऑर्बोमाइड की डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के साथ क्रिया करके लाल रंग का पदार्थ फार्मेजान बनता है, जो जीवन का परिचायक माना जाता है। यह एंजाइम श्वसन क्रिया के दौरान बीजों से उत्पन्न होता है। यह परीक्षण को ल्यूकोन 1955 में दिया था, याद रखिएगा।
चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एवं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ऐप्स जो भी वीडियो है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दी गई है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।